हाय मित्रों, यूपीएससी सीएचसी 2022 एमसीक्यू बेस में आप सभी का स्वागत है। इस बेस की श्रृंखला में आज हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखें। हमारा क्वेश्चन है, समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु निम्नलिखित में से किन मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये कह रहा है ऐसे तो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष नागरिक को अधिक अधिकार दिया जा सकता है, इससे अधिकार छीना जा सकता है। आपको बताना है कौन सी कथन जो इसमें दे रखे हैं उसके बारे में एक कथन कौन कौन से सही है। पहला, जब संसद राज्य के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करते हैं। ये पहला कह रहा है कि राज्य जब संसद है ना, राज्य के भीतर किसी निवासी को रोजगार देने की शर्त लागू कर दे, तो आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। दूसरा, जब कोई राज्य अपने नागरिकों को संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को अप्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। ये कह रहे संविधान में अधिकार प्राप्त है, उसके संबंध में कोई राज्य विशेष नागरिकों को, स्पेशल कुछ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष लाभ दे सकता है, उसके बारे में पूछा है। आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है। तीसरा कह रहा है, किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कोई भेदभाव कर सकता है क्या राज्य। ये भी कथन आपको बताना सही है या गलत है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, इसमें ऐसे तो तीनों कथन सही है, क्योंकि जो रोजगार के आधार पर निवास के स्थान की शर्त डाल सकती है संसद। ये आपको पता होगा, मनरेगा एक्ट है, उसमें भी देखो जहाँ का लोकल निवासी है उनको वहाँ पे रोजगार दिया जाता है। क्योंकि आप सोचोगे कि ये 16 के तहत जो जन्म स्थान की बात कर रखी है उसके तहत अपवाद है, उसका उल्लंघन है। तो मित्रों, वहाँ पे जन्म स्थान की बात कर रहे हैं, निवास की नहीं। निवास और जन्म अलग अलग होता है। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं इसमें निर्णय सही दिया, इसके सपोर्ट में दिया था। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। और किसी विशेष समुदाय को अधिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं उनके हितों की रक्षा करने लिए, या कोई शैक्षणिक सुधार के उद्देश्य से हो, सामाजिक सुधार के उद्देश्य से हो। इस हिसाब से किसी विशेष समुदाय को विशेष लाभ दिया जा सकता है, या कोई आर्थिक पिछड़ापन हो तो उनको विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई अलग से प्रावधान कर सकता है राज्य। इसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहाँ के लिए विशेष प्रावधान करता है। आपको पता होता, जो वन एक्ट के तहत है, वन संपदा अधिकार दिया गया उनको अलग से, और जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उनको इन लाइन परमिट के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इस हिसाब से हमारा तीसरा कथन भी सही हो गया। तो इसका आंसर 1, 2, 3 डी सही हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन, सिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ये एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको सिल्का झील के बारे में बताना कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये विश्व में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के सबसे बड़े पर्यवास स्थलों में से एक है। कि डॉल्फिन का पर्यवास स्थल है, आपको बताना जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसका पर्यवास स्थल है क्या। ये कथन सही है क्या, आपको बताना दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन बताना। तो इसके बारे में मित्रों आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इस हिसाब से सही हो गया। लेकिन जो ये डॉल्फिन वाला ऑप्शन है, ये गंगा और डॉल्फिन नहीं है, जो इरावदी डॉल्फिन है, जो इरावदी नदी में पाई जाती है, वो डॉल्फिन का ये परिवास स्थल है। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल एक हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। पहला कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, उसको समाप्त करना है, को संसद की स्वीकृति इसमें अनिवार्य की बात कर रहा है, आवश्यक की बात कर रहा है या नहीं, आपको बताना है। और राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष है, आपको बताना है 3 वर्ष है या नहीं है। तो मित्रों,
आपको पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर राष्ट्रपति लागू करता है घोषणा के तहत, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा से उसको वापस भी ले सकता है बिना संसद की सहमति से। तो इस हिसाब से हमारा ये आवश्यक सहमति की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा। कथन हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, इसकी 3 वर्ष अवधि नहीं है, ये अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। इस हिसाब से हमारा दूसरा भी कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ना तो 1 और ना 2। आप राष्ट्रीय आपातकाल 252 के तहत जो लगाया जाता है, इसके आधार है युद्ध है, बाह्य अटैक है, और जो सशस्त्र विद्रोह है। पहले आंतरिक विद्रोह सिर्फ था, और 1944 संविधान संशोधन के तहत इसमें सशस्त्र विद्रोह, अगर यदि सशस्त्र विद्रोह होगा आंतरिक भाग में, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा। इस हिसाब से दोनों कथन भी गलत हो गए, तो सही आंसर इसका डी हो गया। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कह रहा है, इसमें उल्लेखित है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है, आपको बताना है। दूसरा है, ये संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करता है। तीसरा, ये विधेयक के लिए शक्ति का एक स्रोत है। ये न्यायालयों में गैर न्यायिक है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन जो सी है, विधेयकों के लिए एक शक्ति का स्रोत है, ये ऑप्शन गलत है। आपको गलत ही पूछा है, तो क्योंकि जो विधेयक का शक्ति का स्रोत संविधान पूर्ण हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना नहीं है। इस हिसाब से हमारा गलत हो गया। और जो पहला कह रहा है, जो इसकी जो शक्ति है वो भारतीय लोगों से अधिकृत की गई है, मित्रों सही है। उसमें ये पहला लाइन यही कह रही है, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न, तो ये बात हम भारत के लोग कर रहे हैं। इस हिसाब से शक्ति भारतीय लोगों में नहीं थे। और आपको ये भी पता होगा, इसमें जो संविधान के उद्देश्य है वो निर्दिष्ट किए गए संक्षेप में, और इस आधार पर इसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि प्रस्तावना का उल्लंघन किया गया कोई नीति निर्माण में। तो इस हिसाब से गैर न्यायिक है। तो ये भी कथन सही हो गया, ये भी सही था, और ये भी सही था। सी कथन हमारा सही नहीं था। इस हिसाब से सही आंसर इसका सी हो गया। अगला कह रहा है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में कह रहा है। आपको पता होगा यूएसए में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसके बारे में उनके गुण क्या है, आपको बताना है। पहला कह रहा है, व्यापक प्रतिनिधित्व, स्थिर सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, उत्तरदायी सरकार। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अगर आपने थोड़ा बहुत ही अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में पढ़ा होगा, तो ये तो कंफर्म है कि इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं है। आप एलिमिनेशन मेथड से देखें ना, तो इस हिसाब से हम देखें ना, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया और डी भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी बचा। स्थिर सरकार दूसरा कह रहा, तो इसमें स्थिर होती है, इसमें जो कार्यपालिका सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें विधेयक का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इस हिसाब से सरकार स्थिर रहती है। जो अपने प्रधानमंत्री शासन में यहाँ पे विधेयक का सरकार को गिरा भी सकती है, उसमें ऐसे नहीं है कठिन या बहुत गिराना सरकार को। सत्यों का पृथक्करण स्पष्ट रूप से पृथक्करण है। इस हिसाब से तीसरा भी सही हो गया। उत्तरदायी सरकार की वहाँ पे जिस हिसाब से हमारे यहाँ विधेयक का के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है अध्यक्षात्मक अवस्था में। इस हिसाब से 1 और 3 गलत हो गया। तो इसका सही आंसर आपको पूछा, सही कोड 2 और 3 केवल ये ऑप्शन होगा। अब हम अगला क्वेश्चन है कि कर्ण से संदर्भ में तत्व पेरिस कॉल ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 कथन दे रखे, इसमें से सही बताना। ये साइबर स्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों के भागीदारों एवं समाज के साथ सहयोग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है। भारत इस घोषणा का एक पक्षकार है, आपको बताना है। दोनों कथन सही किए हैं, एक कथन सही है, दोनों गलत है। मित्रों आपको बता देता हूँ, इसकी उद्घोषणा जो 2018 में यूनेस्को का एक फ्रांस में फेस्ट आयोजन हुआ था मंच का, उस मंच के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी की गई। इसके 75 सदस्य हैं हाल ही में, और ये बता देता हूँ इसमें भारत भागीदार नहीं है। फ्रांस ने भारत से जुड़ने की पेशकश की थी, अभी तक भारत इसका पक्षकार नहीं हुआ। इसका उद्देश्य ये है, जो साइबर अटैक है,
साइबर से समाज की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, इस हिसाब से विभिन्न राज्यों और जो निजी हितधारक है उनसे मिलकर ही एक मंच बनाया गया। इस मंच का उद्देश्य साइबर से सुरक्षा करना समाज के हितों की। इस हिसाब से एक तो कथन सही हो गया, लेकिन दूसरा कथन गलत हो गया। हमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है, तो मित्रों इसका कथन एक ही सही होगा, केवल और केवल ए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 के संदर्भ में पूछा गया आपको। 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे, उपरोक्त कथनों में से आपको सही पूछा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लिए जाने का कारण 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। मित्रों आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। दूसरा कह रहे केवल संसद को निवारक निरोध पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। ये भी बताना है कि केवल संसद को ही है या राज्य विधानसभा को भी इस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो पहला ऑप्शन मित्रों आपको बता देता हूँ गलत है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर उनको सूचित करना नहीं, उनको न्यायालय में पेश करना होता है। इस हिसाब से हमारा पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन कह रहा है कि केवल इसमें संसद ही कानून बना सकती। तो आपको पता होगा इसमें संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल है वो भी कानून बना सकता है, लेकिन इसमें कुछ संदर्भ में संसद को विशेष शक्ति दे रखी है। तो रक्षा का मामला है, विदेश का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में संसद है वो विधि बना सकती है, बट इसमें केवल संसद बना सकती है ऐसा नहीं है। इस हिसाब से हमारा ये भी गलत हो गया। तो दोनों कथन गलत हो गए। सही पूछा है सही, इनमें से कोई नहीं है, ना तो एक ना दो। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कोड पूछा है। इसमें पहला कथन कह रहा है इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। आपको बताना है कथन सही है गलत। कह रहा है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 10 से कम अन्य चुनाव आयुक्त को इसके सदस्य होते हैं। आपको बताना है कथन सही। मुख्य चुनाव आयुक्त सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ये कह रहा है कि इसमें ये प्रावधान है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए वो पद धारण करेगा। और मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होते हैं। ये चुनाव आयुक्त के समान होते हैं, आपको बताना है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ 2019 में इस जो सूचना एक्ट है उसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन में एक तो उसकी जो अवधि थी उसमें भी संशोधन किया गया और वेतन भत्ते में इसमें भी संशोधन किया गया। इसमें ये कहा गया अवधि जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी वो होगी, और वेतन भत्ते वो भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी वो होगी। इससे पहले वो 5 वर्ष का कार्यकाल इसका निश्चित था, लेकिन जो 19 में अमेंडमेंट हुआ था एक्ट में उसके तहत इसको ये प्रावधान हटा दिया गया 5 वर्ष वाला। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन ही गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। और ये सही है क्योंकि एक अध्यक्ष की बात कर रहा मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त की और 10 उसके अन्य सदस्य होंगे। इस हिसाब से हमारा इसका कथन केवल और केवल एक होगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन है। वित्तीय आपातकाल के उद्घोषणा को एक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। आपको बताना ये कथन सही है या गलत है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। कि ये कह रहा है कि वापस लेने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो 1991 में वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आप सही थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन उत्पन्न हो गया 1 और 2 में कि उद्घोषणा के लिए तो साधारण बहुमत कह रहा है और जो विशेष बहुमत उद्घोषणा वापस लेने के लिए विशेष बहुमत की कह रहा है। तो इस हिसाब से 1 और 2 में से एक ऑप्शन सही होने की संभावना रहेगी। तो इस हिसाब से देख लेते हैं। और जो ये तीसरा कथन कह रहा है कि एक बार इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की। तो मित्रों आपको पता होगा जो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती
और ये अनिश्चित काल के लिए हो सकता है। और इसका आधार की ऐसी कोई बात नहीं कह रखी है कि अगर कोई वित्तीय संकट आ जाए देश में, उसके कारण राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर सकता है। और इसमें साधारण बहुमत की बात कर रखी है, कोई विशेष बहुमत की बात नहीं कर रखी। और एक आपको विशेष फैक्ट बता देता हूँ, अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई भारत में। इस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो सी और डी तो कैंसिल हो गया। अब एक सही कह रहा है साधारण बहुमत से। और वापस लेने के लिए जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा है, अगर राष्ट्रपति इसको उद्घोषणा के माध्यम से वापस ले सकता है, कोई ऐसा विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं। इस हिसाब से हमारा ये गलत हो गया दूसरा कथन, और तीसरा भी गलत हो गया। इसका पहला कथन सही हो गया हमारा। इसका केवल और केवल एक सही पूछा। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से उल्लेखित है? निर्वाचन आयोग के बारे में आपको पूछा है। पहला कथन ये कह रहा है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है। आपको बताना है भारतीय संविधान के बारे में। आपको थोड़ा कथन सही हिसाब से पढ़ लेना, वरना आप गलत कर सकते हो। संविधान में पूछा, ठीक है ना। अब यह कथन अगर सही पढ़ोगे तो उसका आंसर सही ढंग से अपन दे पाएंगे। संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान है वो आपको बताने। जो निर्वाचन एक्ट के तहत तो अलग से है वो आपको नहीं बताने, सिर्फ संविधान में है वो ही बताने। इसमें कह रहा है ये निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है। आपको बताना ये सही है या गलत है। ये निर्दिष्ट करता है कि इसके सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर धारण रहेंगे। आपको बताना ये सही है नहीं है। और तीसरा कथन है, सेवानिवृत्त हुए निर्वाचन आयुक्तों को भविष्य में सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। आपको मित्रों ये एक दृष्टिया तो आपको सही लगेंगे सभी, क्योंकि ये सरकार के अधीन भी पद धारण नहीं कर सकता। बट आपको पता होगा संविधान में ऐसी बात कहीं नहीं कह रखी है। ये बातें सभी निर्वाचन आयोग एक्ट 1991 उसके तहत है, जो उसकी आयु सीमा है वगैरह है। इस हिसाब से ये तीनों कथन संविधान में नहीं कह रखे, में सिर्फ प्रावधान कर रखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और निर्वाचन आयोग के गठन की बात कर रखी, उनकी शक्तियाँ की बात कर रखी। लेकिन जो उनकी अर्हता वगैरह है उसके बारे में संविधान में विस्तार से उल्लेखित नहीं है। इस हिसाब से हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ये सभी निर्वाचन आयोग एक्ट के तहत है। इस हिसाब से देखते हैं इसका ऑप्शन डी सही हो गया। मित्रों इसी के साथ हमारी आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होगी। और साथ में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।